नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं पाकिस्तान जो आतंकवाद से संबंधित लिस्ट है एफएटीएफ की, उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है और ये माना जाता है कि बिना अमेरिका की इच्छा के और बिना अमेरिका के सहयोग के ये संभव ही नहीं था। जून 2018 से वो इस लिस्ट में चला आ रहा था और जो 35 पॉइंट दिए थे एफएटीएफ ने कि इन 35 पॉइंट्स पर आपको काम करना है, आतंकवाद को जिस तरीके से पल्लवित पोषित किया जा रहा है पाकिस्तान की धरती से, उसको अंकुश लगाना है। हर तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी शिकायतें थी पाकिस्तान को लेकर के, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं उसे ग्रे लिस्ट से बाहर करने को लेकर के, और कुछ दूसरे और भी कदम एफएटीएफ ने उठाए हैं। रूस पर भी कुछ कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर कि अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग आखिर क्यों किया है। नंबर दो, भारत की चिंताएं इससे क्यों बढ़नी चाहिए या क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नंबर तीन, क्या ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान के लिए जो बहुत बुरे हालात पैदा हो गए थे पिछले करीब करीब 4 वर्षों में, सवा 4 वर्षों में, क्या वो उससे अब उबर पाएगा, यानी उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो पाएगी? तमाम तरह की पाबंदियों की वजह से जो वित्तीय संस्थान उसको फूटी कोड़ी देने को तैयार नहीं थे, क्या वो देंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और क्या पाकिस्तान आगे खुरापात से बाज आएगा? सबसे अहम सवाल तो यही है कि अमेरिका ने भारत से एक तरीके से धोखा क्यों किया है? भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों किया है? और क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब उतने सामान्य रह पाएंगे, या आंख मूंद करके क्या भारत अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा आगे? बहुत गंभीर प्रश्न हैं, इन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास सर जुड़ रहे हैं। श्रीवास सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, ओवरऑल आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर ले आया गया है? इसके किस तरह के अब प्रभाव और या कुप्रभाव आप देख रहे हैं? देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को जून 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला था और उसके बाद उन्होंने उनको पहले 27 पॉइंट दिए, फिर 7 पॉइंट और दिए, 34 पॉइंट के करीब दिए। और वो उन्होंने उन पे एक्शन लेना था। स्पेशली जो दो इशू थे वो थे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग, और दूसरा जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे वो ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर थे। ये भी एक प्रकार था। सेंचुरी टू टेररिस्ट गिवन बाय पाकिस्तान वाज आल्सो वन ऑफ द इशू। मगर जो अब लक्षण नजर आ रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अब पॉइंट ये आता कि क्या पाकिस्तान ने जो 27 पॉइंट दिए और उसके बाद फिर 7 दिए, उन 34 पॉइंटों पे एक्शन किया और वो मेरिट के ऊपर बाहर निकला है? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, क्योंकि जो जो मेन मुद्दे थे, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, और जो आतंकवादी हैं जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और बाकी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उन पे कोई खास एक्शन आज तक पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो फिर जी। ऐसी क्या वजह है कि जब ये 34 पॉइंट पे इतना एक्शन नहीं लिया तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया गया है? और इसके लक्षण जो है नजर आने लगे थे कोई 2-3 महीने पहले ही, और उसके जैसे ही ये प्रधानमंत्री पुराने इमरान खान की सरकार हटी थी और इमरान खान ने
उंगली उठाई थी कि उसकी गवर्नमेंट का गिरने का वजह असली है अमेरिका, और अमेरिका ने गिराया है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बनी है शहबाज शरीफ की, वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। तो वो कारण था कि अमेरिका ने अपना मन बना लिया था पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। उसकी 2-3 वजह थी। जी, एक तो वजह ये थी कि पाकिस्तान की जरूरत अभी भी अमेरिका को है, स्पेशली अफगानिस्तान पर अगर उसने नजर रखनी है। ये जितने आतंकवादी हैं, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और तालिबान भी, तो उसको पाकिस्तान की बेसिस की जरूरत है, वहां से उनके ड्रोन उड़ सकें, वहां से उनके सर्विलेंस डिवाइस उसका ध्यान दे पाए। और ऐसे में पाकिस्तान से इनकी जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने हाँ बोला था, बिकॉज पाकिस्तान को भी तो मदद चाहिए अमेरिका से। तो ये एक रीजन तो ये था। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जब अल कायदा के अल जौहरी जो सबसे बड़े लीडर थे, जिसको मारा गया था काबुल में, उसके लिए जो ड्रोन उड़ा था वो पाकिस्तान से उड़ा था, और पाकिस्तान की आईएसआई ने ही पुख्ता खबर दी थी उसके बारे में। तो जी, एक रीजन तो ये है कि पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान में, अगर उसने कंट्रोल रखना है अमेरिका को। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारत जो है कि वो रूस के काफी नजदीक है। इसके बनिस्बत बहुत प्रेशर डाला था अमेरिका और यूरोपियन कंट्री कि भारत खुल के आए, रूस के अगेंस्ट आए रूस यूक्रेन वार में। मगर आप जानते हैं कि बार बार जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी मुद्दा उठता था और जहां रूस के अगेंस्ट वोट डालने की बात आती थी, तो भारत इसके अंदर एक न्यूट्रल स्टांस एब्सटेन कर देता था। तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि इसके बावजूद भारत नहीं मान रहा, तो कहीं ना कहीं भारत को भी वो लेसन सिखाना चाहते थे। और एक सबसे बड़ा मेन कारण था उनका कि भारत जो है रूस से कोई 2 से 3% के करीब ऑयल लेता था इस लड़ाई से पहले। अब भारत 25 से 30% ऑयल स्टार्ट कर गया है, रूस से ले रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत को एनर्जी चाहिए, ऑयल चाहिए, और अब रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अभी 100 जो डॉलर पर बैरल से ज्यादा चले गए थे। तो ऐसे में रूस ने हमको डिस्काउंटेड रेट पे हमें भी दिए, और वो चीन को भी दे रहा था। तो भारत ने उसको लिया, और इसके बावजूद कि प्रेशर आ रहा था अमेरिका का और बाकी देशों का कि हम ना लें, हम लेते रहे। और ये साफ सुथरे शब्दों में हमारे जो एमईए के मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने बताया ये हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और हम अपना वो करेंगे जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। यह भी अमेरिका को खास पसंद नहीं था। मगर इसके अंदर दूसरी बात मैंने पहले भी बताई थी, इसके अंदर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हम ईरान से भी ऑयल लेते रहते। जब पहले प्रेशर डला था, हमने उसको जीरो इंपोर्ट कर दिया था, और बहुत हमको भारी पड़ा था, क्योंकि ईरान का जो ऑयल है सबसे अच्छा है, नजदीक है, और हमारी जो रिफाइनरी के लिए बहुत अच्छा था। हमने उस प्रेशर में आके पिछली बार अमेरिका के कहने पे हमने जीरो इंपोर्ट किया था, एक्सेप्ट 4 बार सारे रिलेशन ईरान से कम हो गए थे। मगर उसमें इसलिए था क्योंकि वहां काटसा लगा हुआ था, वहां सेकेंडरी सैंक्शन थे। इस बार सेकेंडरी सैंक्शन नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल और गैस तो यूरोप में जा रही है। 40% गैस और 33% ऑयल यूरोप का, तो जो रूस से जाता है, तो वो किस मुंह से काटसा लगाते। तो हमने इस विंडो का फायदा उठाया। मगर वो प्रेशर डालना चाहते थे भारत पे, और इसलिए उन्होंने काउंटर प्रेशर के लिए पाकिस्तान को एक अपना फायदा, भारत के ऊपर प्रेशर डालना, तो उन्होंने मन बना लिया था कि इसकी हेल्प की जाएगी, कि इसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। उसका जो आपको पता होना चाहिए, अपने व्यूअर्स को बताएं, 31 मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। उसमें से 29 वोट डाल सकते हैं, 2 जो है नॉन वोटिंग है, एक जीसीसी और एक यूरोपियन यूनियन। अब जो 29 में से 12 से 13 वोट आनी चाहिए अगर इसको ग्रे लिस्ट से निकलना है। और वो लिस्ट जो ज्यादातर देश हैं उसके, वो ज्यादातर अमेरिका के नजदीक के देश हैं, अमेरिका उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अमेरिका ने इन्फ्लुएंस किया। और अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार, वो मार्कस प्लेयर जो थे जर्मनी के, वो जुलाई के बाद टी राजा कुमार को प्रेसिडेंसी दी है। टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं, वो 35 साल तक पुलिस के हेड थे वहां। वो इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये एक पूरा का पूरा जो दामोदार है, ये गेम प्लान है, ये अमेरिका ने हेल्प की है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने जो अपना गेम खेली है, और भारत के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डालने की,
दूसरा इसके अंदर एक और भी रीजन था कि कहीं ना कहीं ये नेक्सस बन रहा था रूस का, चीन का और ईरान का और नॉर्थ कोरिया का, किसी हद तक टर्की। और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुल के चीन के साथ चला जाए, रूस के साथ चलता है, वो उस खेने में नहीं जाने देना चाहता। क्योंकि अगर आप देखें, हिस्ट्री बताती है अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता रहा है। तो ये भी एक वजह थी। तो मुझे लगता है ये 3-4 वजह है जिसके कारण पाकिस्तान को अमेरिका ने हेल्प की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से। चौधरी साहब, लेकिन अमेरिका की जो लड़ाई है चीन के खिलाफ, क्या वो कमजोर नहीं पड़ेगी? क्योंकि क्वाड अगर बनाया गया है तो वो तो सोच समझ करके बनाया गया था। अभी हालांकि उसका सामरिक जो उसका एस्पेक्ट्स है वो पीछे छुपा हुआ है पर्दे के। लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करेगा पाकिस्तान को साधने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई भी कमजोर पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। यूं तो अभी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमने 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें कोमकासा है, लिमियो है, अभी लेटेस्ट बेका किया, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और क्वाड का हम हिस्सा है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। साउथ चाइना सी में जिसके 3 प्रिंसिपल हैं, एक तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसके बाद नेविगेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो ऐसे में जब आप चारों देश, आप चीन की दादागिरी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ऐसा कार्रवाई करते हैं, तो फिर वाकई इस लड़ाई के अंदर तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मगर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है वो अपनी तरफ से, तो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई मदद नहीं की है क्योंकि पाकिस्तान ने इन पे एक्शन लिया है। मगर ये सब भली बातें जानते हैं, इसमें 2-3 बातें साफ सुथरे शब्दों में आती है। आप आंख मीच के अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका एक ऐसा देश है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। इस इंटरेस्ट में उसका पाकिस्तान को साथ थोड़ा बहुत रहना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो पॉलिसी है वो करता रहेगा, और हमें इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें 2 बातें बड़ी ध्यान आती है इसमें, कि कल को भारत के रिलेशन चीन के साथ खराब होते हैं, लद्दाख के अंदर और अरुणाचल तक और भी ज्यादा हो जाते हैं, तो भारत को खुद लड़ना है और भारत को ज्यादा से ज्यादा वेपन इक्विपमेंट में मदद मिल सकती है। पर अमेरिका से हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका कभी भी आपको धोखा दे सकता है अपने फायदे के लिए। और श्रीवास सर। यही नहीं, जी। नहीं, ये भी जानना कि ये 450 मिलियन का जो इन्होंने एक सस्टेनेंस फंड भी दे दिया है F-16 का, और इसके बावजूद भारत ने इसके ऊपर चिंता जनाई है कि ये F-16 जो है ये टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल लेंगे भारत के। तो ऐसे में सच्चाई तो आप बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिका से हमें ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसलिए हमें भी अपना फायदा हरदम देखना है। और भारत, मेरे को लगता है प्रेजेंट जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें बहुत सक्रिय है, उसको मालूम है कि हमने क्या करना है। इसीलिए भारत ने जो एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है इस रूस यूक्रेन लड़ाई में, जहां हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं और खुल के रूस के अगेंस्ट नहीं आए, उससे दर्शाता है कि भारत समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या भारत के हित में है। चौधरी साहब, हाँ, मैं ये पूछ रहा था श्रीवास सर कि जो ये सैंक्शंस हटी है, ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान आया है, क्या अब हम ये माने कि कम से कम उसको आर्थिक फायदा होगा, अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर पाएगा? और नंबर हाँ 2, बिल्कुल। भारत की चिंताएं अब क्या बढ़ेंगी, आतंकवाद के नजरिए से भी और दूसरे एस्पेक्ट्स में भी? देखो, पहली बात तो पाकिस्तान को काफी फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को क्या हो रहा था कि चंद एक समय से पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमें सबको मालूम है। $186 बिलियन का उसके ऊपर कर्जा है, उसको $4 बिलियन हर साल चाहिए, जो कि कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, रुपी उनका जो है कम से कम 80% गिर गया है लास्ट 2 साल में, और वहां पर इंपोर्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जीरो है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। और ऐसे में इनको लोन कोई नहीं दे रहा था, ना आईएमएफ दे रहा था, ना वर्ल्ड बैंक दे रहा था, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में थे और इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही थी। अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते हैं तो ये लोन इनको मिल सकेंगे आसानी से, वर्ल्ड बैंक भी देगा, आईएमएफ भी देगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक।
और कुछ एक चंद एक डेवलपमेंट भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आएंगे क्योंकि ग्रे लिस्ट पे नहीं है। तो सच्चाई है पाकिस्तान को तो फायदा होगा, मगर हाँ ये भी सच है कि भारत को इनडायरेक्टली इसका नुकसान है। वो इसलिए कि अब पाकिस्तान ने ये दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि वो एक प्रकार उसने सारा एक्शन ले लिया है आतंकवादियों के अगेंस्ट, और वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप 10,000 आतंकवादियों को पाल के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रखे हुए हो और आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए, और आप लश्कर तौबा के जो चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर वो आपके पास है, आप बोलते वो हैं कहां पर, वो आप तालिबान गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान में देखें। तो ये एक लड़ाई जो है टेररिज्म की, उसके लिए बड़ा एक धक्का है मेरे हिसाब से, एक बहुत बड़ी गलत चीज हुई है पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान जैसे देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि उसने एक्शन तो इतने बड़े नहीं लिए स्पेशली आतंकवादियों के। और तो ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, मुझे लगता नहीं इसमें कमी आएगी, उसमें बढ़ावा ही आएगा। क्योंकि ये बढ़ावा इसलिए आएगा क्योंकि अब उसका मनोबल और बढ़ जाएगा कि अब हम तो ग्रे लिस्ट से भी निकल गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है कि भारत को अपनी जो कार्रवाई करते रहना है, इसको एक्सपोज करना है। अगर आप एमईए के जो स्पोक्स पर्सन देखें, अभिनंदन बागची ने भी ये बोला है कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वेरीफाइबल और नॉन रिवर्सेबल जो है एक्शन ले और लेता रहे और दिखाए, मगर अभी तक ग्राउंड पे ऐसा हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। मगर ये एक विडंबना है पूरे वर्ल्ड की कि अभी इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। चौधरी साहब, और एक और खबर है, इस पर भी चर्चा कर ले शिवाज सर। इमरान खान को वहां के चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के ही अयोग्य घोषित कर दिया है। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं और वहां की राजनीति पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं? क्योंकि अगले साल वहां आम चुनाव भी होने हैं। अभी उपचुनाव जो हुए थे उसमें इमरान खान की पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली है, यानी वो और उनकी पार्टी लोकप्रिय तो है वहां पर। तो इस एक्शन से क्या इमरान खान के फिर से प्रधानमंत्री बनने में बाधाएं आएंगी, या वो कोर्ट जाएंगे और फिर कुछ रियायत और उनको राहत मिल जाएगी? देखो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में इमरान खान बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। जब से उनको वहाँ से निकाला गया है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी रैली कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और ये भी सच्चाई है, जो बाई इलेक्शन हुए उसमें से 85% के करीब जो सीटें दोबारा इमरान खान ने जीत ली है। अब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसकी रिपोर्ट की थी। मगर अभी जो पीटीआई है वो जाएगी हाई कोर्ट में। हाँ, ये सच है कि उसने कुछ खामियां गलतियां की हैं, क्योंकि जो तोशाकंद जो इनका एक लॉ है वो 1994 से आया था कि आप जो गिफ्ट मिलती हैं उसको आप डिक्लेयर करेंगे और आप कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकते। और इमरान खान ने कुछ एक गिफ्टों को बेचा है और उसका पैसा लिया है, मगर वो पैसा उसने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं किया। शायद इसके अंदर एक एम्बिग्युइटी है, इसको समझना पड़ेगा कि वो 21 मिलियन रुपीस थे, उसने 80 मिलियन रुपीस का वो बेचा, वो पैसा ट्रेजरी में जमा किया, कहाँ किया। पर यह सच्चाई है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपने जो ये लॉ है उसके बरखिलाफ काम किया है, तो आपको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। मगर ये सच्चाई है कि अब पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो जाएगी कोर्ट में। कोर्ट मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसको रिलैक्सेशन दे सकता है। अगर रिलैक्सेशन मिलेगी तो बहुत अच्छी, तब भी पॉपुलर है, नहीं मिलेगी और पॉपुलर है क्योंकि सिंपैथी वेव है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में इमरान खान धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, और इस टाइप का एक्शन से कई बार पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है क्योंकि उस पर सिंपैथी वेव आ सकती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने वो कोई करप्शन की हो, अपने पास रखे हो। तो ये मुझे लगता है कि दोनों बातें चांसेस हैं कि कोर्ट शायद हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनका इसको कोई रिलैक्सेशन दे दे, क्योंकि इसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है। और ये दूसरा, अगर नहीं भी होगा तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और सिंपैथी वेव होगी। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं
बिनस्पत ऑपोजिशन जो अभी रूल कर रही है। तो सच्चाई है कि ये जो एक्शन है पीएमएल गवर्नमेंट का और पीपीपी गवर्नमेंट का, ये बाउंस बैक भी कर सकता है, और ये मेरे को लगता है कहीं एडवांटेज इमरान खान है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर जुड़ने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।